Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing the topic of process to recover the land revenue under section 80 to 90 of West Pakistan Land Revenue Act 1967. In previous video we discussed the first four processes, so in today's video we are going to discuss the next four processes. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. So let's move towards the discussion. The first four processes were notice of demand, arrest and detention, distress and sale of movable property, and fourth is transfer of holding. So we will start this video with the fifth process of recovery of the arrears of land revenue, and the fifth process is attachment of holding. अब अगर फर्स्ट फोर प्रोसेसेस के थ्रू भी लैंड रेवेन्यू के एरियर्स की रिकवरी नहीं होती तो फिर हम मूव करते हैं अपने फिफ्थ प्रोसेस की तरफ, और इस प्रोसेस के थ्रू भी हम कोशिश करते हैं कि हम अपने एरियर्स को रिकवर कर सकें। अब देखना यह है कि इस प्रोसेस में होता क्या है। सो बेसिकली अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग में ये होता है कि जो प्रॉपर्टी है, डिफ़ॉल्टर की जो प्रॉपर्टी है, कलेक्टर उस प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में ले लेता है और फिर खुद उस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। या तो कलेक्टर खुद अपने कंट्रोल में लेता है या कलेक्टर का कोई भी एजेंट जो है वो प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में लेकर बाकायदा उस प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो खुद इस प्रॉपर्टी को मैनेज करके इस पर से अपने एरियर्स की रिकवरी कर सकें। अब इसमें होता क्या है, जैसे ही प्रॉपर्टी इनके कंट्रोल में आती है तो हर साल उस प्रॉपर्टी के ऊपर जितना भी प्रॉफिट आता है, यानी कि जितना भी उस प्रॉपर्टी के ऊपर मुनाफा लगता है, वो उस तमाम प्रॉफिट को गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि गवर्नमेंट इस प्रॉफिट के थ्रू अपनी एरियर्स की रिकवरी कर सके। और ये उस वक्त तक प्रॉफिट इस प्रॉपर्टी से हासिल करते रहते हैं जब तक कि एरियर्स की बाकायदा रिकवरी नहीं हो जाती, यानी कि तमाम जितने भी बकाया जात हैं वो पूरे नहीं हो जाते। अब इस प्रॉपर्टी के कंट्रोल में लेने का ड्यूरेशन कितना है? कलेक्टर इस अपने कंट्रोल में जो इस प्रॉपर्टी को लेता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 years वो अपने पास इस प्रॉपर्टी को रख सकता है, यानी कि सिर्फ 5 साल के लिए वो प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में ले सकता है। हाँ, अगर 5 साल से पहले एरियर्स की रिकवरी हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी दोबारा जो है वो डिफ़ॉल्टर को दे दी जाती है जिससे एरियर्स की रिकवरी होनी थी। तो अब जब उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर से प्रॉफिट से एरियर्स की रिकवरी होगी तो वो प्रॉपर्टी दोबारा उस बंदे को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सिक्स प्रोसेस आता है हमारे पास अनलमेंट ऑफ होल्डिंग। अब अगर हमारे पास फर्स्ट 5 प्रोसेसेस के बाद भी एरियर्स की रिकवरी नहीं होती तो फिर हम मूव करते हैं अपने 6 प्रोसेस की तरफ, जो कि है एनलमेंट ऑफ होल्डिंग। अब यहाँ पर वर्ड जो एनलमेंट लिखा है, इस एनलमेंट का मतलब क्या है? एनलमेंट सिंपली मीन्स कैंसलेशन, यानी कि कैंसलेशन ऑफ होल्डिंग। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि जब जो लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट हुई थी, जब वो असेसमेंट कैंसिल हो जाती है। अब असेसमेंट क्या है हमारे पास? असेसमेंट का मतलब है किसी भी प्रॉपर्टी को इवेलुएट करना फॉर दी टैक्स कलेक्शन, यानी कि आपने एक प्रॉपर्टी की इवेलुएशन करनी है, उसको बाकायदा चेक करना है कि इस प्रॉपर्टी पर कितना टैक्स लगेगा, उसको हम कहते हैं असेसमेंट, यानी उस प्रॉपर्टी को असेस कर दिया गया है। अब जब असेसमेंट कैंसिल हो जाती है तो ये समझा जाता है कि कभी इस प्रॉपर्टी को इवेलुएट किया ही नहीं गया था, कभी कोई असेसमेंट हुई ही नहीं थी। तो क्या होता है कि कलेक्टर जो है वो प्रॉपर्टी को खुद अपने पास रख देता है, अपने कंट्रोल में लेकर उस प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट खुद स्टार्ट कर देता है और उसी तरह उस प्रॉपर्टी से जो है वो प्रॉफिट लेता रहता है। अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर जितना भी प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट्स के ऊपर से हम क्या करेंगे? मिनिमम 20% एंड मैक्सिमम 75% प्रॉफिट जो है वो हम डिफ़ॉल्टर को देंगे। उसकी प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट आया है उसमें से मिनिमम 20% एंड मैक्सिमम 80% प्रॉफिट डिफ़ॉल्टर को दिया जाएगा और बाकी जो प्रॉफिट रह जाएगा
उसके थ्रू हम एरियर्स की रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। और ये हर साल जितना भी प्रॉफिट आएगा हर साल डिफॉल्टर को दिया जाएगा और बाकी प्रॉफिट से जो है वो एरियर्स की रिकवरी होगी। हाँ, अगर इन केस एरियर्स की रिकवरी हो जाती है तो फिर डिफॉल्टर को उसकी प्रॉपर्टी वापस कर दी जाती है, बाकायदा उसको रिटर्न कर दिया जाता है। और ये अथॉरिटी कौन होती है? बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू इज़ द राइट अथॉरिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिफ्थ और सिक्स तो बिल्कुल सेम है। सो इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि फिफ्थ प्रोसेस में जो हमारे पास प्रॉफिट आता है वो सारा का सारा प्रॉफिट यूज़ होता है फॉर द रिकवरी ऑफ द एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू। लेकिन सिक्स में जो प्रॉफिट आता है उसमें से डिफॉल्टर को भी मिनिमम 20% और मैक्सिमम 70% देना होता है। ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद आता है हमारे पास सेवन्थ प्रोसेस विच इज़ सेल ऑफ होल्डिंग। वही बात, फर्स्ट सिक्स प्रोसेस के थ्रू रिकवरी नहीं हुई तो हम मूव करेंगे अपने सेवन्थ प्रोसेस की तरफ। अब सेल ऑफ होल्डिंग में क्या होता है? दैट सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ होल्डर आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। कमिश्नर के अप्रूवल के बाद क्या होता है? दैट कलेक्टर इशू ऑन नोटिस ऑफ ऑक्शन। जो कलेक्टर है वो ऑक्शन का नोटिस इशू करता है, यानी कि बाकायदा अब उस प्रॉपर्टी की नीलामी की जाएगी, उस प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाएगा और उससे जो पैसे होंगे उनसे एरियर्स की रिकवरी होगी। अब जब कलेक्टर ने नोटिस ऑफ ऑक्शन दिया तो उस नोटिस के अंदर वो प्रॉपर्टी की तमाम डिस्क्रिप्शन लिखेगा, प्रॉपर्टी के तमाम पर्टिकुलर्स के बारे में बताएगा कि ये प्रॉपर्टी किस किस से रिलेटेड है, इसकी मेजरमेंट्स कितनी है, वो सारा कुछ उस नोटिस में लिखेगा। एंड देन ऑथराइज्ड पर्सन विल डू द ऑक्शन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अब इस ऑक्शन का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले एक सिंबॉलिक प्राइस फिक्स्ड होती है, उसके बाद फिर बोलियां लगाई जाती हैं, बाकायदा बिडिंग होती है और जो हाईएस्ट बिडर है उसको सक्सेसफुल ट्रीट किया जाता है। हाईएस्ट बिडर जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई उसी को प्रॉपर्टी दे दी जाती है। फिर वो क्या करता है? उस प्रॉपर्टी को बाय करता है, उस प्रॉपर्टी को ख़रीदता है और उसके बाद अब जैसे ही वो हाईएस्ट बिडर उसने प्रॉपर्टी को ख़रीदी तो वो एट द स्पॉट 25% ऑफ द अमाउंट वो उसी वक्त जो है वो पे करेगा, यानी कि जितनी बोली उसने लगाई है उस प्रॉपर्टी की उसका 25% वो एट द स्पॉट पे करेगा और जो बाकी 75% है, जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है, वो विद इन 30 डेज जो है वो पे करेगा। अगर कोई बंदा फेल हो जाता है 25% एट द स्पॉट पे करने से, यानी कि अगर उसके पास इतनी रकम उस वक्त नहीं है कि वो 25% पे कर सके, तो फिर ऑक्शन का प्रोसेस दोबारा किया जाएगा। ऑक्शन विल बी डन अगेन। हाँ, अगर उसने उस वक्त तो 25% पे कर दिए, लेकिन जो बाकी 75% है अगर वो विद इन 30 डेज उनको पे नहीं कर सकता तो उसका जो 25% जो उसने पहले पे किया था वो जब्त कर लिया जाता है, वो उससे ले लिया जाता है और फिर दोबारा ऑक्शन की डेट जो है वो फिक्स की जाती है, दोबारा नीलामी की डेट दी जाती है और उस दोबारा जो नीलामी है उसकी जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वो तमाम इस बंदे पर डाल दी जाती हैं और अब जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो ये बंदा पे करेगा जो कि फेल हो गया था 75% पे करने में विद इन 30 डेज। हाँ, और इस चीज़ को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता, सिर्फ इस सूरत में अगर वो बंदा ये चीज़ साबित कर दे कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो फिर इस चीज़ को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है। अदरवाइज इस प्रोसेस यानी कि उसका जो 25% जब्त हुआ है वो उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकता। लास्ट प्रोसेस है हमारे पास सेल ऑफ द अदर्स होल्डिंग। अब अगर फर्स्ट 7 प्रोसेस के थ्रू एरियर्स की रिकवरी नहीं हुई तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट विल प्रोसीड टू द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर एंड देन दे विल सेल दैट प्रॉपर्टी फॉर द रिकवरी ऑफ द एरियर। उस डिफॉल्टर की इस लैंड के अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अलावा कोई और ऐसी उसके पास मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को सेल कर देगी और फिर उस सेल करने के बाद जो पैसे आएंगे वो उससे अपने एरियर्स की रिकवरी कर लेगी। अगर इन तमाम प्रोसेसेस के दौरान कोई डिफ़ॉल्टर आता है और वो ये कहता है दैट आई एम रेडी टू पे ऑल दी पेमेंट देन दी ऑल दी प्रोसेसेस विल बी स्टॉप, तब इन तमाम प्रोसेस को रोक दिया जाएगा और उस डिफ़ॉल्टर से एरियर्स की रिकवरी कर ली जाएगी।
सो ये थी हमारी डिस्कशन प्रोसेस टू रिकवर द लैंड रेवेन्यू, हाउ टू कलेक्ट द एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे ज़रूर पूछें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।